यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग पेड बैच अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। पेड बैच में और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जितने कम लोग होंगे हमारे लिए फायदा ही है। हमें 100% रिजल्ट देना है, देना ही है, तो हम लोग क्यों नहीं इसी पे मेहनत किया जाए। जितने कम लोग होंगे उनको मॉनिटर करना आसान होगा। क्वेरी अगर कोई होगा या क्वेश्चन आंसर भी लिखना होगा मेंस में, तो वो आप आराम से हम चेक कर सकते हैं। एक एक इंडिविजुअल और एक एक इंडिविजुअल फीडबैक देख सकते हैं। दूसरा फायदा इसका है कि हम लोग ऑनलाइन में ना आके व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेदर देन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी डिस्कशन करने की, तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए, यही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को रिकमेंड करिए। कंटेंट तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इससे पहले रिकैप ले लेते हैं एक छोटा सा, कि हमने क्या बताया था। डीपीएसपी इससे पहले वाले क्लास में बताया था डीपीएसपी। उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटी बताया था। फंडामेंटल ड्यूटी के बाद कार्यपालिका पे आ गया था, भाग 5 पे, जो कार्यपालिका है। और उस कार्यपालिका में हमने प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट की हमने बताया था कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, निर्वाचन क्या होना चाहिए। निर्वाचन में हमने बता दिया था, निर्वाचन को एक बार और ध्यान रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और स्टेट का जो विधानसभा होता है वो, और प्लस दिल्ली और पांडिचेरी, ये कंक्लूड करते हैं। और ध्यान रखना यहाँ है कि मनोनीत जो सदस्य होंगे वो नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे, निर्वाचित ही सदस्य इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, निर्वाचन में। और निर्वाचन के लिए हमने बताया था कि 54 कैसे याद रखेंगे, 4 है और 4 निर्वाचन में है, ठीक है। तो 4 ऐसे याद रखेंगे। शक्ति का भी बताया था कि प्रेसिडेंट की शक्ति कैसे है, शक्ति में 3 वर्ड है, तो शक्ति भी हम याद रखेंगे 53 से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, शक्ति, प्रेसिडेंट की शक्ति बताया था। प्रेसिडेंट की शक्ति में हमने क्या क्या बताया था। प्रेसिडेंट की शक्ति में एक तो कार्यपालिका शक्ति बताया था, दूसरा विधायिका शक्ति बताया था, ठीक है। तीसरा हमने क्या बताया था आपको, क्षमा की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। चौथा बताया था अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। और पांचवा बताया था हमने वीटो की शक्ति। और छठा हमने बताया था, छठवें रूप में हमने वीटो शक्ति पांचवें के रूप में बताया था। और छठा हमने बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन आपातकालीन शक्ति। तो ये 6 शक्ति हमको याद रखना है। मीन्स में कभी भी मुठभेड़ हो जाएगा। जैसे अभी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था इस साल, तो क्वेश्चन बनना लाजमी था, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया, लेकिन शक्तियों पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप ये 6 शक्ति हमेशा याद रखेंगे। अब आ जाते हैं रिकैप के बाद, इसमें आ जाते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रपति की आपात की शक्ति, आपातकालीन जो शक्ति है उसके बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति किससे मिलता है, आर्टिकल 352 के तहत मिलता है। किसके तहत मिलता है, 352 के तहत मिलता है, ठीक है। तो देखो, अनुच्छेद 352 में क्या बोला गया है कि अगर कोई युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, और तीसरा क्या है, सशस्त्र या शस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों के आधार पे क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, पहले आंतरिक विद्रोह था। तो ये ध्यान रखना कि 44वें संविधान संशोधन में जो 1978 में हुआ था, उसमें 2 बदलाव किए गए थे। 2 बदलाव, 44वें संविधान संशोधन में 2 बदलाव किए गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आंतरिक अशांति पे क्या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान था, उसके जगह आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, पहली बात। दूसरा बात है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगा तभी राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कौन से संविधान संशोधन में बोला गया, ये 44वें संविधान संशोधन में बोला गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके और आगे की बात। देखो, ऐसा है ना कि राष्ट्रपति क्या कर दिया, राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया, मतलब आर्टिकल 352 को लागू कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 माह तक लागू रहेगा। कितने, 1 माह। तो 52 है ना, तो 52 को याद रखेंगे कैसे, कि 52 के पहले 1 आता है, तो 1 माह के लिए, ठीक है। अगर संसद क्या करे, अगर संसद
2 महीने के भीतर, 2 माह के भीतर, 2 मंथ के भीतर अगर इसका अनुमोदन कर देती है, और दोनों सदनों द्वारा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, विशेष बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत से अनुमोदन होगा, पहली बात, और 2 माह के भीतर होना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा है, उसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कितनी माह? 6 माह, अगर 2 माह के अंदर अनुमोदन कर देता है। फिर से एक बार दिमाग में बैठाते हैं कि 352 राष्ट्रपति का जो घोषणा होगा 1 माह तक ही लागू होगा, और 2 महीने के अंदर अगर अनुमोदन कर देता है, ठीक है, अगर 2 महीने के अंदर अनुमोदन हो जाता है, कौन करेगा? राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों अनुमोदन कर देते हैं। किससे? विशेष बहुमत से करेंगे अनुमोदन। तो जो राष्ट्रपति ने घोषणा किया है राष्ट्रीय आपातकालीन का, वो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात है कि ये 6 माह करके क्या कितने साल तक लगाया जा सकता है? तो इसके आगे ये बोला है संविधान कि 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि 3 साल पे या 4 साल पे समाप्त हो जाएगा, मतलब अनंत काल तक लगाया जा सकता है, सीधी बात। समझ में आया? इतना क्लियर होना चाहिए। 352 यहाँ से प्री के क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, और जब भी हम बात करेंगे तो तार्किक रूप से। अब आ जाते हैं कि 352 की समाप्ति कैसे करेंगे। तो क्या करेगा? राष्ट्रपति घोषणा किया तो अपनी घोषणा कभी भी वापस ले ले तो 352 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर संसद क्या करे, 2 महीना के भीतर अनुमोदन ना करे तो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त करने के लिए लोकसभा साधारण बहुमत से, लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो समाप्त हो जाएगा। 3 आधार बताया है। पहला बताया कि राष्ट्रपति वो अपनी घोषणा को वापस ले ले, दूसरा बताया कि 2 महीने का अंदर अगर अनुमोदन नहीं होता तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, तीसरा बताया कि लोकसभा साधारण बहुमत से क्या करे, प्रस्ताव पारित कर दे तो घोषणा समाप्त हो जाएगा। लेकिन लेकिन 352 में को अप्लीकेबल करना है, अनुमोदन करना है तो विशेष बहुमत से करेगा, लेकिन समाप्त किससे करेगा? साधारण बहुमत से करेगा। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं कि 352 का क्या प्रभाव पड़ेगा। 352 का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो, हम सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूची है, एक केंद्र का, एक राज्य उस पर बना सकता है, और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची है। यही तो है 7वीं अनुसूची में। तो संसद है, ये संसद राज्यसभा सूची के विषय पे क्या कर सकता है? कानून बना सकता है, अर्थात राज्यसभा कर रहे हैं, राज्य की सूची पे क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। कब? राष्ट्रपति जब आपातकालीन घोषित होगा तभी, इमरजेंसी जब घोषित होगा, नेशनल इमरजेंसी, तभी, ठीक है, तभी ये बना सकता है। अदरवाइज राज्य की सूची पे राज्य ही को बनाने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा है कि केंद्र द्वारा, जो सेंटर है, वो राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देशन दे सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कि पहला, कि राज्य सूची पे क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और केंद्र, सेंटर क्या कर सकता है? स्टेट की प्रशासनिक शक्तियों को प्रयोग करने के संबंध में दिशा निर्देश दे सकता है, ठीक है। और इन्हीं 2 कारणों से हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है, वो संघात्मक व्यवस्था किधर की तरफ चला जाता है? वो एकात्मक की तरफ चला जाता है, एकात्मक की तरफ चला जाता है। जब हम, और इसको ना कहते हैं एडवांस लेवल में अभी ले जाएंगे, अभी तो सिर्फ हम कहते हैं ना कि बच्चों वाला लेवल है ये। जब एडवांस लेवल में आएंगे तो हम सिर्फ इतने आधार बताएंगे, एकात्मक आधार, आर्टिकल के आधार पे, कि आप एग्जांपल देते हैं, आर्टिकल जैसे 249 है, वो एकात्मक बनाएगा, 312 है, 353 है, 352 है, 356 है, 300, अभी याद करने की जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं कि केवल हम आर्टिकल के आधार पे बता देंगे कि एकात्मक की तरफ, संघात्मक होते हुए भारत एकात्मक की तरफ झुका हुआ है। सिर्फ यही आर्टिकल बता के हम बता देंगे कि हाँ एकात्मक है, और हमारा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। 356 है, 253 है, ऐसे बहुत सारे बताएंगे, और सबका अलग अलग होगा, जैसे 248 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी नहीं बता रहे हैं, बस आपको, बस अगर जो लोगों को मालूम होगा ये आर्टिकल, वो समझ रहे होंगे, लेकिन आपको प्रेशर दिमाग पे जोर नहीं डालना, सिर्फ हम जो बता रहे हैं आप सुनते जाओ, ठीक है। आप सुनते जाओ, और उसके बाद हम लोग इसको एक, जब आंसर एडवांस लेवल में चलेंगे तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि किसी जो राष्ट्रपति शासन हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन 356 में बात कहा गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 356 में किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए उसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। किस आधार पे लाया जाता है? अगर ये प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि प्रांत में जो व्यवस्था चल रही है वो संविधान के प्रावधानों के आधार पे नहीं चल रही है, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके आधार पे नहीं चल रहा है, ठीक है, और संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, उस राज्य में विफल हो गया है, तो आधार क्या है? प्रेसिडेंट को ये समाधान हो जाए कि संविधान के प्रावधान से उस राज्य का शासन नहीं चल रहा है या संवैधानिक तंत्र वहां पे क्या हो गया है, विफल हो गया है, तो फिर इस आधार पे राष्ट्रपति 356 को अप्लाई कर सकता है, जिसको आम बोल भाषा में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन लागू होने के आधार समझ गए। अब दूसरी आधार क्या है? दूसरा आधार ये है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा। तो मान लो प्रेसिडेंट ने क्या किया, राष्ट्रपति शासन या 356 क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, घोषणा कर दिया, तो ये 2 माह तक लागू रहेगा, 2 माह तक लागू रहेगा, और 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर क्या होगा, अनुमोदन करना होगा। किसको? संसद को करना होगा। अब यहां पे बात आ गई कि साधारण बहुमत से करेगा कि विशेष बहुमत से, जबकि हमने आर्टिकल 352 में बताया था कि विशेष बहुमत से करेगा, लेकिन भैया यहाँ पे थमो, यहाँ पे साधारण बहुमत से करना पड़ेगा संसद को, ठीक है, साधारण बहुमत से करना होगा यहाँ पे, साधारण, ठीक है, विशेष बहुमत से नहीं। और 2 महीना, जैसे ही 2 महीना के भीतर अनुमोदन कर देगा तो 6 माह के लिए क्या हो जाएगा, 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन या 356 लग जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, तो हम लोग पढ़े थे कि 352 में अगर अनुमोदन संसद करता जाए तो 6-6 महीना बढ़ते जाएगा, और 6-6 महीना ही बढ़ेगा, ध्यान रखना, 6-6 महीना बढ़ते हुए अनंत काल तक बढ़ सकता है। क्या ऐसा 356 में होगा? तो आंसर है नहीं। अगर 6 महीने के बाद एक बार अनुमोदन कर दिया, अगर 6 महीने के बाद फिर से 6 महीना बढ़ाना है तो नहीं बढ़ा सकते, और तब भी बढ़ा सकते हैं 6 महीने का बाद, 6 महीने के बाद तभी संसद बढ़ा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हो। 2 शर्तें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 शर्तें पूरी हो। 2 शर्तें क्या? कि पहली शर्त होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, नेशनल इमरजेंसी हो, तब 6 महीना से बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या? अगर इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है ईसी, वो कह दे कि अभी 6 महीना हो गया है, 6 महीने के बाद अभी हम निर्वाचन नहीं करा सकते, असमर्थ बताएं कि हम निर्वाचन नहीं करा सकते हैं, कौन बोले? ईसी बोले। तो पहला है कि नेशनल इमरजेंसी लगा हो, दूसरा ईसी बोल दे कि भैया हम नहीं करा सकते चुनाव, तो राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लेकिन ये 3 वर्ष से ऊपर कभी नहीं हो सकता है। 6 महीना के बाद 2 शर्तें होंगी तभी बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने के बाद, हमने बताया ना, क्लियर कट दिमाग में देखो, यहाँ पे डिफरेंस करते हैं 352 और 356। हमने कहा यहाँ पे विशेष बहुमत होना चाहिए अनुमोदन का, ठीक, और यहाँ पे साधारण बहुमत होना चाहिए संसद का। हम इसको भी 2 महीना के अंदर ही, इसको भी 2 महीना के अंदर ही संसद को अनुमोदन करना होता है, इसको भी 2 महीना के अंदर अनुमोदन करना होता है। ये 1 माह तक लगता है, जो नेशनल इमरजेंसी है 1 माह तक लगता है, ये 2 माह तक घोषणा का प्रभावी रहता है, ठीक है। अब हमने बोला कि अगर ये संसद अनुमोदन करे तो 6-6 महीना करके और अनंत काल तक लगा सकता है, लेकिन ये 6 महीने के बाद अगर करना है तो 2 शर्तें पूरा करेगा, 2 शर्तें पूरा करेगा, और एक शर्त है कि नेशनल इमरजेंसी लग जाए, दूसरा क्या है कि जो ईसी है वो कह दे कि चुनाव नहीं करना है। लेकिन इन दोनों आधार पे भी मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 356, 3 वर्ष हो सकता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, अंतर भी लिख सकते हो, और ठीक। अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति कैसे होती है? तो पहला है कि राष्ट्रपति अपनी घोषणा वापस ले ले, तो, और संसद द्वारा अनुमोदन अगर नहीं करता है 2 महीना के अंदर तो भी समाप्त हो जाएगा। शर्त, जो 2 शर्तें बोले हैं वो 2 शर्तें पूरी ना हो तो भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को समाप्त कर सकता है। और कौन से केस में बोला गया? एसआर बोमई केस में ये बोला गया कि न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन घोषणा को समाप्त कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हो अरुणाचल प्रदेश वाला, ऐसा किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे तीसरा शर्त जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।
और यही नंबर दिलाएगा। ये 3 तो सब लिखेंगे, ठीक है ना, ये 3 सब लिखेंगे, ये चौथा ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। प्रभाव आ जाते हैं, अगर 356 लगता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो राज्य की विधानसभा भंग कर दिया जा सकता है, भंग भी हो सकता है या निलंबित भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पहली बात है, ऐसा नहीं है कि भंग ही हो जाएगा, निलंबित भी हो सकता है या भंग भी किया जाता है। और दूसरा क्या होगा, संसद राज्य की विषय पे क्या बना देगा, कानून बना देगा, ठीक है। तो पहला क्या बताया, विधानसभा भंग हो सकता है या निलंबित हो सकता है। दूसरा हमने बताया कि कानून बनाएगा कौन, संसद बनाएगा राज्य सूची पे, राज्य विषय पे जो होता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में जो राज्य की विषय सूची है उस पे बना सकता है, ठीक। राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्य की किसी भी व्यक्ति, राज्य के किसी भी व्यक्ति या संस्था की शक्ति का अधिग्रहण कर लेगा। कौन कर लेगा, राष्ट्रपति कर लेगा। और इसके कारण देश का संघात्मक ढांचा क्या हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। तो संघात्मक ढांचा क्या हो जाएगा, एकात्मक की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पीछे बताया, बहुत सारे आर्टिकल हम बताएंगे, अभी बस सिंपल पढ़ो और जब एडवांस लेवल के आंसर राइटिंग करेंगे तो वो बताएंगे। और तार्किक रूप से लगेगा कि हाँ बच्चे को साउंड नॉलेज है। और अगर 8 नंबर का है कि संघात्मक की तरफ एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की तरफ झुका हुआ है भारत, तो सब लोग कहानी लिखेंगे, आप आर्टिकल से लिख के, और फिर इंप्रेशन होगा उसका, अलग ही इंप्रेशन जाएगा। उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं छीनी जाती है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं, ठीक है ना, वो नहीं छीनी जाती है। ऐसा नहीं है कि क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति शासन बोल देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा है, 356 लगा है, और उस राज्य में क्या होगा, हाईकोर्ट होगा, तो ऐसा क्या वो हाईकोर्ट की शक्तियां भी प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ जाएंगी, नहीं, उनकी शक्तियां नहीं छीनी जाएंगी। और जो फंडामेंटल राइट है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसमें, 356 में। ये प्री में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लेकिन ये प्रभाव अगर लिखता है, देखो ऐसा है ना कि आज तक आप लोग लिखते आए होंगे कि 356 या 352 क्या है, राष्ट्रपति शासन के ऊपर टिप्पणी लिखे, तो आप लोग ऐसे ही लिख के आ जाते हो कि राष्ट्रपति शासन इस आधार पे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है। लेकिन हमको लिखना, जब हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि क्या आधार है लगाने का, तो लगाने का आधार है प्रभावी कैसे रहता है, ठीक है, और इसका समय काल कैसे बढ़ाया जाता है, प्रभावी या प्रभाव कहाँ पड़ता है ये बताएंगे, इसका समाप्त कैसे किया जा सकता है ये बताएंगे, और उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे। या कुछ भी यहाँ पे लास्ट में तो देना ही है, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं सिविल सर्वेंट, तो आपको एक अपना मत, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड बोलना ही है। 8 नंबर में कंक्लूजन 2 लाइन का बोलो, लेकिन जो 12 नंबर का है ये दिमाग में बैठा लेना कि हमेशा वे फॉरवर्ड बोलना ही है, ठीक है ना। और प्री में डेड लेटर पूछा जाता है कि अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को डेड लेटर बोला था, ये मिथ लेटर बोला था, ये मित्र शब्द बोला था किस आर्टिकल को, तो अंबेडकर ने 356 को क्या बोला था, डेड लेटर बोला था, ठीक। अब आ जाते हैं नोट, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक 116 बार, 116 प्लस हो गया है, अब क्या है, 356 लागू हो चुका है पूरे देश में, अगर काउंट किया जाए तो 116 बार लागू हो सकता है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। पहली बार पूछा जाता है कि कब लागू हुआ था 356, तो 1951 में पंजाब में लागू हुआ था, या अगर पंजाब ना हो तो पेप्सू हो तो वो मार देना, ठीक है। तो पंजाब में लागू हुआ था 1951 में। सबसे अधिक बार 356 कहाँ लागू हुआ, तो सबसे अधिक बार 10 बार यूपी में लागू हुआ, ठीक है। और सट्टे में बिहार जो है उसमें उसके बाद दूसरे नंबर पे है, 9 बार लागू हुआ। तो ये फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। और 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। अब दुरुपयोग किस परिस्थिति में किया जाता है ये देख लेते हैं। देखो, अगर केंद्र में कोई सत्ता है, राजनीतिक दल है, उसके अलग इतर कोई भी स्टेट में सत्ता बैठ जाए, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो, सिर्फ वहां लिखना नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ पे कांग्रेस है, तो ये बीजेपी वाले चाहेंगे कि हम इस पे अपना प्रभाव जमाएं, तो फिर यहाँ पे जो राष्ट्रीय 356 लगाने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जब सत्ता अलग हो, अलग अलग दलों में विभाजित हो, तब ऐसा हो सकता है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है, और सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और ये कोई याद करने का तरीका नहीं है, ये तो आपको जहन में बैठना चाहिए कि अगर बीजेपी वाला है यहाँ पे, अगर कांग्रेस है, तो जैसे कर्नाटक देख लो, अरुणाचल प्रदेश देख, बीच में उत्तराखंड भी हुआ था, तो ये सारे चीज एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं
सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, जब भी हम बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट तो जरूर करेंगे ना, केस स्टडी बताएंगे। तो केस स्टडी में ये है कि पहला है कि एसआर बम्बई केस है 1994 में, ठीक है। इसने एसआर बम्बई केस ने दिशा निर्देश दिया था 356 के बारे में कि कब लागू होना चाहिए। इसके कारण क्या हुआ, इसका दुरुपयोग कम हुआ है, इसका दुरुपयोग क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक। एसआर बम्बई केस 1994 के अनुसार क्या हुआ, क्या बोला था कि जिसके कारण 356 का दुरुपयोग कम हुआ है। तो पहला बोला कि देखो, जो बेस थाना के 356 का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो उसको कमियों को पकड़ा, और उन्हीं कमी को अगर बोले कि क्यों 356 दुरुपयोग किया जाता है, तो जो एसआर बम्बई ने दिशा निर्देश दिया है उसके निगेटिव में लिख दोगे तो वही कमी हो जाएगी। तो दिमाग खोल के करना है। तो यहाँ पे देखो, बम्बई केस ने क्या बोला, एसआर बम्बई ने, कि न्यायालय के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जो बहुमत का निर्धारण हो वो सदन के पटल पे हो। ऐसा नहीं है कि आप लिखित रूप में जाके गवर्नर को दे दें कि हम बनाए हैं, ठीक है, और वो अप्लीकेबल कर दे, नहीं। सदन के चले, सदन के पटल पे रखा जाए और सदन के पटल पे बहुमत निर्धारित किया जाए कि हाँ ये इस दल का बहुमत है, और फिर उसको सत्ता दिया जाए। दूसरा बोला कि विधानसभा तभी भंग किया जाए जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति क्या कर दे, भंग कर दे। तो ध्यान रखना, भंग करने की बात तभी बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन जब हो जाए 2 महीने के भीतर, तभी भंग होगा, इससे पहले भंग नहीं किया जा सकता। इससे पहले मौका दिया जा सकता है क्या, सदन के पटल पे अपना बहुमत निर्धारण करने का। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा का क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उस यथास्थिति भी बहाल कर सकता है। ये सार्वभौमिक केस में बोला था, जो समाप्त करने वाला जिसमें था, और इसका एग्जाम्पल भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं समझना भाई, ये पे लिखे अरुणाचल, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एसआर बम्बई केस हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप बात करो 356 की मुठभेड़ होगा तो कभी भी एसआर बम्बई केस को जिक्र करना ही है आपको, ठीक है। वित्तीय आपात घोषणा की बात करें, 3 आपातकालीन घोषणा की बात करना था, जिसमें 352 की बात कर लिया, 356 की बात कर लिया, और 360 लास्ट वन बात कर रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे, समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता क्या है, खतरा है, तो वित्तीय आपातकाल क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन आज तक, अभी तक नहीं लगा एक बार भी वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और राष्ट्रपति की घोषणा का संसद के दोनों सदन अलग अलग 2 माह, जिसमें संविधान में लिखा गया है 60 दिन, तो ध्यान रखना 2 माह अगर आंसर में और 60 दिन भी दिया है तो आप टिक मारोगे 60 दिन पे। तो 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से क्या कर दे, अनुमोदन कर दे। तो अब हम लोग तीनों आपातकाल का लेके अभी क्या कर देंगे, अंतर कर लेंगे, ठीक है ना। तो याद रहेगा। आप देखो प्रभाव क्या होगा 360 का, 360 जैसे ही होगा तो राज्य का जो वित्तीय आचरण होगा या वित्तीय प्रक्रिया होगा, उसमें राष्ट्रपति का बात आता है, लेकिन बहरहाल केंद्र शक्ति तो केंद्र के पास होती, तो केंद्र द्वारा क्या दिया जाएगा, दिशा निर्देश दिया जाएगा। और राज्य के जो धन विधेयक हैं वो राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना। पुनर्विचार के लिए जो राज्य के धन विधेयक हैं उनको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में क्या किया जा सकता है, कमी किया जाता है, अलोंग विथ प्रेसिडेंट पेमेंट, मतलब राष्ट्रपति का भी वेतन कम किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है प्रभाव में, कि दिशा निर्देश दे सकता है केंद्र। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए रखा जा सकता है राज्य के धन विधेयक। तीसरा क्या, सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। इसमें भी याद रखना, प्री में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का किया जा सकता है कि नहीं, हाँ प्रेसिडेंट का भी किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ आलोचना। आलोचना से पहले हम लोग क्या कर लें, एक बार डिस्कशन कर लें तीनों आर्टिकल को लेके, 352, 356 और 360। देखो यहाँ पे क्या है, आधार क्या है लागू होने का डिफरेंस। तो आधार पे हमने बताया कि ये युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, और या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब लगेगा, ठीक है। ये पे 356 में क्या हो जाए, संविधान के प्रावधानों के
संविधान के प्रावधान के अनुरूप न चल रहा हो तब 360 क्या, जब वित्तीय अस्थिरता आ जाए तो, ठीक है, ये तब लगाया जा सकता है। आधार ये होगा। दूसरा है कि कितने समय तक लगाया जाएगा, डिफरेंस का समय होगा। तो ये 6-6 वर्ष 6-6 माह तक लगाया जा सकता है। और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ 6 माह तक लगाया जा सकता है, लेकिन अगर इसके बाद लगाना है तो 2 शर्तें होनी चाहिए। 2 शर्तें पूरी होंगी, वो 2 शर्तें पूरा करने के बाद इसको मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यहाँ पे बोला क्या कि 6, यहाँ पे कोई जब तक वित्तीय स्थिरता ना प्राप्त हो जाए तब तक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। ये अनुमोदन के बाद ही निर्धारित होगा, ये बात यहाँ पे हो गया। अब अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए या लागू कितने समय तक लगा रहना चाहिए, तीसरा डिफरेंस। तो ये 1 माह तक लागू रहेगा, ये 2 माह तक, ये 2 माह, तो 122। ध्यान रखना, अनुमोदन अनुमोदन कितने समय के भीतर करना होगा संसद को, और कौन सी प्रक्रिया द्वारा करना होगा। तो 2 माह के भीतर इसमें भी करना होगा, 2 माह के भीतर इसमें भी करना होगा। इसमें 60 डे बोला गया है, या 2 माह भी हो जाएगा, ठीक है, इसके भीतर करना होगा। और क्या करना होगा, अनुमोदन यहाँ पे सिर्फ विशेष बहुमत से करना होगा, विशेष बहुमत से 300, और यहाँ पे साधारण बहुमत से, यहाँ पे साधारण बहुमत से। समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम लोग डिफरेंस भी देख लिए। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं आलोचनाएं। तीनों आपातकालीन का अगर आलोचना देखें तो इनका दुरुपयोग किया जा सकता है और तानाशाही की स्थापना की जा सकती है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। और ये आज भी आक्षेप लगता है, ठीक है। इमरजेंसी, और वो आंतरिक आधार पे जो इमरजेंसी का प्रावधान था उसको अप्लाई करके लगाया था। आपातकालीन शक्तियों का संघवाद के विरुद्ध माना जाता है। तो जितने भी आपातकालीन शक्तियां हैं वो हमेशा, देखो एग्जांपल देखते हैं कि एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। इसमें एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है, तो संघवाद के विरुद्ध होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसकी आलोचना किया जा सकता है। और इस आलोचना में आप क्या करेंगे, आम आदमी की तरह लिख के मत आ जाना कि आपातकालीन संघवाद के विरुद्ध है, एग्जाम्पल जरूर कोट करना, संघवाद के विरुद्ध है, जैसे ऐसे ही डाल देना आर्टिकल 312, 249, कुछ भी जो भी बताएंगे वो डाल के और 1-2 लाइन लिख के जरूर आ जाना। राष्ट्रपति आपात के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो मौलिक नेशनल इमरजेंसी में, और में तो नहीं होता है फंडामेंटल राइट, लेकिन नेशनल इमरजेंसी 352 में हो जाता है। तो इस आधार पे भी इसका आलोचना किया जाता है कि भैया निलंबित हो जाता है। तो इस आधार पे भी क्या किया जा सकता है, आलोचना किया। राष्ट्रपति शासन 356 का दुरुपयोग को लेके, क्या दुरुपयोग के ऊपर भी एसआर बोमई केस था। तो एसआर बोमई केस में क्या, किस चीज के लिए दुरुपयोग को लेके था, उस पर दिशा निर्देश दिया था। तो दुरुपयोग किया जा सकता है किसके, विपक्षी दल की सरकार को गिराने के लिए। तो इस आधार पे आलोचना किया जाता है आपातकालीन का, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रपति की स्थिति। देखो, राष्ट्रपति की जब भी स्थिति पूछा जाए तो राष्ट्रपति के बारे में ना लिख के आना कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति पे चर्चा कीजिए, मीन्स का क्वेश्चन आएगा। और आप एलिजिबिलिटी लिख के आ रहे हो, कार्य लिख के आ रहे हो, उसकी शक्तियां लिख के आ रहे हो, तो घंटा कुछ नंबर नहीं मिलेगा। समझो, यहाँ पे राष्ट्रपति की स्थिति पूछा है तो आपको स्थिति ही लिखना है। और उसमें क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना, जब भी स्थिति पूछे तो क्या लिखना है कि देखो, राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। और ये दूसरा बोलेंगे कि ये मंत्री परिषद के सलाह पे काम करता है। तो नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है, मंत्री परिषद के सलाह पे। कौन सा आर्टिकल, तो ब्रैकेट में जरूर लिख देना, 74(1) के अधीन मंत्री परिषद के सलाह का होता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और होता है, ये कहते हैं कि ब्रिटिश में, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति को रबर स्टंप माना जाता है, रबर स्टंप माना जाता है। तो भारत में भी क्या, भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप के समान है। हम आगे जिक्र करेंगे, आपको सोचना है रबर स्टैंप के समान है। तो बोलोगे कि देखो, संसदीय लोकतंत्र हम भले ही ब्रिटेन से अपनाए हैं, लेकिन ब्रिटेन की में जो राष्ट्रपति की स्थिति है, उस प्रकार का, मतलब जो रबर स्टैंप की स्थिति है, वैसा स्थिति भारत में राष्ट्रपति का नहीं है, ठीक है।
राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकाल का होता है किसमें, संसदीय लोकतंत्र में। और इस आधार पे बोले तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा मत यही रखता है, समर्थन यही रखता है। तो क्या रखता है ये देखते हैं। देखो यही बोला ना, क्या भारत का राष्ट्रपति रबड़ की मुहर के समान है या शक्ति विहीन है? तो बोलेंगे कि देखो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह रबड़ स्टैंप नहीं है। क्यों? ब्रिटिश सम्राट के पास कहते हैं ना कि अगर उसके मौत का फरमान अगर मौत का फरमान क्या कर दे, संसद पार कर दे ब्रिटिश में, ये एक्सट्रीम है कि संसद पारित कर दे मौत का फरमान ब्रिटिश सम्राट का ही, तो उस पे ब्रिटिश सम्राट क्या करेगा, मुहर लगा देगा। सोचने में कितना लगता है कि हाँ कितना ताकतवर है संसद, और इवन वो अपनी मौत का फरमान को भी कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां तक जिक्र किया जाता है। और सम्राट हर परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। कहां का, ब्रिटिश का। लेकिन व्यवहार में भारत का, अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए भारत का, तो क्या अंतर है? तो पहला अंतर है कि भारत में प्रेसिडेंट के पास स्व विवेक दिया गया है। क्या दिया गया है? स्व विवेक दिया गया है। वह स्व विवेक के आधार पे क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद से निर्णय 74(1) से अलग हटके निर्णय ले सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, ये तो करना है कि 74(1) के तहत स्व विवेक से मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए क्या कर देगा, लौटा सकता है। वह स्व विवेक के हम लोग वीटो पढ़े थे, उसमें जे भी वीटो है जो निलंबनकारी प्रक्रिया है, वो स्व विवेक से जे भी वीटो का प्रयोग कर सकता है। यही नहीं, आर्टिकल 78 वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रधानमंत्री को कर्तव्य है कि वो जो भी अगर निर्णय ले मंत्रिपरिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे समझना, यहाँ क्वेश्चन अच्छे मेंस के बन सकते हैं। मंत्रिपरिषद, यहाँ कोई और कलर ले लेते हैं, मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय ले तो आर्टिकल 78 के तहत वो प्रेसिडेंट को अवगत कराने की बात किसे कहा गया है कि कौन कराएगा, पीएम कराएगा, प्राइम मिनिस्टर कराएगा। और दूसरी बात है कि इसी आर्टिकल के तहत किसी विषय को विचार करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के सामने कोई विषय रख सकता है विचार करने के लिए। दो बातें बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। अब एक बार फिर से हम लोग और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो मींस में नंबर फेच कराएंगे, साथ में प्री का भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखो हमने बताया कि 78 के तहत, आर्टिकल 78 के तहत जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन करता है, तो यही आर्टिकल है, कनेक्टिंग लिंक। और क्या करेगा कि मंत्रिपरिषद क्या ले रहा है निर्णय, उससे अवगत कौन कराएगा, 78 के तहत प्रेसिडेंट को कौन कराएगा, प्राइम मिनिस्टर कराएगा। दूसरा क्या, इस आर्टिकल के तहत कोई विषय विचार करने के लिए प्रेसिडेंट किसके सामने रख सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रख सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य का पालन ना करे, तो इतना अधिकार है प्रेसिडेंट के पास कि उसको, प्राइम मिनिस्टर को अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए कह सकता है, कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेसिडेंट कह सकता है। तो हम वही तर्क बता रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति शक्ति विहीन नहीं है ब्रिटेन के, ये हम क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। अगर दूसरा क्या है विवेक के मामला में कि लोकसभा में मान लो लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त न हो, तो वह स्व विवेक से किसी को प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है अगर बहुमत प्राप्त न हो। अगर मान लो कि लोकसभा में पराजित कोई है, उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो त्यागपत्र देना चाहिए। अगर ना दे रहा है तो उसको बर्खास्त करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो पराजित मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र न दे तो स्व विवेक से क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर मान लो जो पराजित लोकसभा है या मंत्रिपरिषद है,
जो पराजित हो गए हैं वो मंत्रिपरिषद, अगर वो कहे कि लोकसभा को भंग कर दो, तो उसके पास विवेक रहेगा, स्व विवेक रहेगा कि भंग करे या इंकार कर दे या उसे मना कर दे। क्या? क्योंकि वो पराजित है। और पराजित अगर हो जा रहा है सदन में, सदन के पटल में कोई मंत्रिपरिषद क्या हो जा रहा है, पराजित हो जा रहा है, और उस मंत्रिपरिषद का सिफारिश हो जाए, क्योंकि सिफारिश करने की बात कहा गया है 74 ये में, ठीक है, 1 में, अगर वो सिफारिश करे कि ऐसा है लोकसभा को भंग कर दो, तो फिर ये मानेगा नहीं, मानने से इंकार कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति न तो ब्रिटिश सम्राट की तरह शक्तिहीन है और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह वास्तविक संवैधानिक प्रमुख है, इन दोनों के बीच में है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे बता दिया कि ब्रिटेन के समान शक्ति विहीन नहीं है और यूएसए के समान इतना पावरफुल नहीं है, ये बीच की स्थिति रखता है। तो हो सकता है कि ये भी कुछ है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन और यूएस के मध्य का शक्ति रखता है। चर्चा करिए। तो आपको तो आर्टिकल बताना पड़ेगा ना, फिर अपना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग खोल के ये पढ़ना है। अगर नहीं वो पूछा है, रबड़ स्टैंप पूछा है, तो हम कंक्लूजन में बोल देंगे, हम इसको इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट की पूरी चर्चा हो गई है। अब हमारे ख्याल से प्रेसिडेंट का एक आर्टिकल नहीं बताया जो बार बार पूछा जाता है 57 से। 57 क्या है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है किसी भी व्यक्ति का प्रेसिडेंट के रूप में, ये ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। उपराष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में पद प्रावधान है? 63 में। तो उप में लिखते हो ना, 6 जोड़ देना बस। तो इस पद का हमारा याद करने का, आप लोग को याद करने का कोई भी तरीका हो, बस याद रखना भाई, नंबर नहीं करना चाहिए। बस ये रखो कि ध्यान में जो पढ़ चुके हैं वहां से एक भी नंबर, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, इतना रिवीजन कर लो कि कंफ्यूजन ही ना हो। योग्यता क्या है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का, क्या योग्यता होना चाहिए? तो योग्यता क्या है? वही है जो प्रेसिडेंट का है, ठीक है। लेकिन बस अंतर क्या है? अंतर है कि वहां पे राज्यसभा लोकसभा था, यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहना चाहिए। बस सिर्फ एक जगह अंतर है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, और हमने बताया था ना कि कितने लाख के पद 56 कौन से एक्ट में है वो बताना आप लोग देखें, ध्यान रखे हो कि नहीं, जरूर कमेंट करना या हमें बताना मैसेज करके। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके बताना है, सबको बताना है 56 पद क्या है, इसके अपवाद है, कौन से विधेयक एक्ट के तहत, क्या पूरा नाम लिखना, देख के ही लिखो राज्यसभा के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब निर्वाचन की प्रक्रिया हमने यहीं पे अंतर कर ले, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में अंतर क्या है। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा, विधानसभा के साथ साथ कौन है? दिल्ली है, पौंडुचेरी है। यहाँ पे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे बात कहा गया है कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? सब निर्वाचित सदस्य ही होने चाहिए, निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है कि सारे सदस्य होंगे, सारे मतलब निर्वाचित प्लस अनुमोदित जो होंगे वो दोनों होंगे, ठीक है। और इनका भी निर्वाचन कैसा होता है? वैसे ही होता है, प्रेसिडेंट की तरह होता है। निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा, अनुपातिक होगा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति नहीं बताएंगे जो प्रेसिडेंट में बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे बताइएगा, फिर मैं व्हाट्सएप पे ही ऑडियो या कुछ ऐसा डाल दूंगा कि आपको समझ। लेकिन एक एक चीज क्लियर करके चलना, और कोई इधर उधर की राम कथा नहीं हो रहा, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना आप लोग। पद मुक्ति की बात करें, पद मुक्ति कैसा होता है वाइस प्रेसिडेंट का? तो राज्यसभा के प्रभावी, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि विशेष बहुमत वहां पे भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, प्रभावी बहुमत से। अब यहाँ पे प्रभावी बहुमत क्या होता है ये हम क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोई राज्यसभा है, 245 लोगों का क्या है सीट है। अब सीट में 245 सीट में मान लिया कि 5 लोग रिक्त हैं, आए नहीं है, 5 सीट क्या वैकेंट है, ठीक है। और 10 लोग को मारे नहीं, 5 लोग को मारते हैं, मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से सीट खाली है, और 10 सीट वैकेंट है, तो 15 इसमें से घटा देंगे, तो 15 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 200
230 बच जाएगा। अब प्रभावी इनका देखा जाएगा। अब प्रभावी इनका क्या होगा, विशेष बहुमत नहीं है, प्रभावी ये होगा कि 2 करें तो 115 + 1 हो जाए तो ये प्रभावी बहुमत होगा। विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 कर दे। विशेष बहुमत का भी 3 आधार है, 3 आधार है। जब बहुमत पढ़ाएंगे अभी कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। विशेष बहुमत इसको हम डिटेल में बताएंगे और वहां पे सारा खत्म करेंगे। विशेष बहुमत के भी 3 आधार हैं। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग सोचोगे कैसे विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है, तो वो हम जब बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। अब अभी क्या करना है, बस शांत दिमाग के ये समझो कि प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि जो मर गए हैं और जो वैकेंट सीट है उनको हटाने के बाद जो बहुमत मिले वो उसको प्रभावी बहुमत बोला जाता है। उससे हटाया जाता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो कैसे बोला, अब थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हमें, तो हम किससे हटाएंगे, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से नहीं हटाएंगे, विशेष बहुमत से हटाएंगे। नहीं मालिक, विशेष बहुमत से भी नहीं हटाएंगे। तो कौन सी बहुमत से हटाएंगे, प्रभावी बहुमत से हटाएंगे। और ये प्रभावी बहुमत कहाँ का होना चाहिए, लोकसभा का होना चाहिए कि दोनों में होना चाहिए। अब ये भी एक कंफ्यूजन हो गया ना, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना कि जो गलत हो जाता है। तो प्रभावी बहुमत से हटाएंगे तो प्रभावी बहुमत से क्या, राज्यसभा में कि लोकसभा में। साहब सिर्फ राज्यसभा की बात हो रही है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। और लोकसभा इसको जब राज्यसभा विशेष प्रभावी बहुमत से यहाँ पे क्या कर देगा, पारित कर देगा, तो लोकसभा साधारण बहुमत से, क्या साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, पदमुक्त हो जाएगा। लोचा है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे। राज्यसभा प्रभावी बहुमत से पारित करे, लोकसभा क्या कर दे, साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, पदमुक्त हो जाएगा। गलत करे तो समझ लेना। अब कार्य शक्तियां आ जाए प्रेसिडेंट की, तो कार्य या शक्तियां में देखें तो राष्ट्रपति के रूप में उसे कोई कार्य नहीं मिला है, तो कोई कार्य उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं है, लेकिन वो 2 रूपों में कार्य करता है। एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति है और दूसरा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहली बात है कि क्या उपराष्ट्रपति का कोई कार्य है, तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्र प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दे या उसका डेथ हो जाए, तो फिर उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। और राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये बताओ, क्या जो वाइस प्रेसिडेंट को वेतन मिलता है वो किस रूप में मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में होने की वजह से मिलता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। तो ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट का कोई वेतन नहीं मिलता है, उसको मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बैठा लेना। और क्वेश्चन प्री में पूछ लिया जाए कि कृत्रिम महानता का पद किसे बोलते हैं, जो बनाया गया हो, कृत्रिम महानता का पद वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं। प्री में आ जाएगा, नहीं जानते होगे गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री, अब भारत का प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री का पद के प्रावधान किसमें किया गया है, 74(1) में किया गया है। अच्छा, निर्वाचित होता है कि नियुक्ति होता है, नियुक्ति होता है। किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो योग्यताएं क्या होना चाहिए, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ध्यान रखना। योग्यताएं प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या होना चाहिए, तो उसका योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। पहली बात, जब आता है ना क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन आता है 1 2 3 और इसमें दे दिया 1 and 2 2 and 3 एंड ऑल करके ऐसे ऑप्शन देगा, तो फिर होगा उसमें संविधान का उल्लेख है, योग्यता का नहीं है भाई। संविधान में प्राइम मिनिस्टर की योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस पद से 2 शर्तें उल्लेख हैं संविधान में। एलिजिबिलिटी का उल्लेख भले ना हो, लेकिन 2 शर्त जरूर बोला गया। पहला शर्त है कि उसे सांसद होना चाहिए या संसद बनने की योग्यता होना चाहिए, पहला। और दूसरा क्या है उसमें शर्त, उसे लोकसभा में बहुमत विश्वास प्राप्त हो, तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। समझ गए,
कि सांसद बनने का योग्यता होना चाहिए, और सांसद में क्या आता है, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसका कार्यकाल का क्या है, तो लोकसभा में विश्वास पर्यंत पद धारण करता है। अगर विश्वास बहुमत नहीं होगा तो फिर वो गिर जाएगी सरकार। तो कार्यकाल मतलब कि लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद धारण करता है, विश्वास के आधार पे ही चलता है, ठीक है ना। अब शक्तियां देखो इसकी, पीएम की, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और बड़ा सिंपल से बताते जा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी बताइएगा। शक्तियां में बोला जाता है, ये शक्ति है कि प्रधानमंत्री जो पीएम का है, वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र है, ये इसकी शक्ति है। लेकिन दिमाग का घनचक्कर तब होगा जब शक्ति ये पढ़ रहे हैं और पूछ लें कि ये दर्शाइए कि मंत्रिपरिषद के निर्माण और जीवन और मरण का केंद्र प्रधानमंत्री है, दर्शाइए। अब हो गया, तो यहां से क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर की शक्ति है, लेकिन यही शक्ति को दर्शाने के लिए बोलते हैं, चर्चा करने के लिए बोलते हैं, टिप्पणी करने के लिए, तो ये मेंस का क्वेश्चन बन गया। तो क्यों निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र माना जाता है, क्यों क्यों तो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति और जो मंत्री की नियुक्ति करता है, और वो मंत्रिपरिषद बनाते हैं, वह मंत्रियों के बीच मंत्रालय और विभागों को क्या करता है, बंटवारा करता है। तो मंत्रियों के बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा कौन करता है, पीएम करता है। मंत्रियों की श्रेणी का क्रम कौन तय करता है, पीएम करता है। अब जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे है तब तक मंत्रिपरिषद भी कायम रहती है। अगर प्रधानमंत्री क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की मृत्यु या त्याग पत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो हो जाएगा। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण और जीवन और मरण का केंद्र है, ठीक है, इन आधारों पे। समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं दूसरा। अब दूसरा तर्क देंगे उसी में कि यद्यपि मंत्रिपरिषद के केंद्र में क्या है, प्रधानमंत्री है, और मंत्रिपरिषद उसके प्रधानमंत्री की शक्तियों पे क्या करता है, अनेक सीमाएं लगाता है। मतलब मंत्रिपरिषद के संबंध में उसकी शक्तियों पे, मंत्रिपरिषद की शक्तियों पे अनेक सीमाएं हैं। क्या है, जाति को लेके, धर्म को लेके, क्षेत्र को लेकर, देश का राजनीतिकरण समीकरण को लेके प्रधानमंत्री पे भी सीमाएं लगे हैं, या मंत्रिपरिषद पे भी सीमाएं लगे हैं, जो भी पूछ ले, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मंत्रिपरिषद पे क्या लगे हैं, सीमाएं लगे हैं। किसके आधार पे, जाति के आधार पे। समझ में आ रहा होगा कि नहीं लगा। अगर मान लो कि जाति, अगर किसी जाति का प्रतिनिधित्व ना हो, किसी धर्म का प्रतिनिधित्व ना हो, किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना हो, तो फिर उस जाति, धर्म और क्षेत्र में एक हीन भावना होगा, या कहेगा कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होगा, आंदोलन होगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, ठीक है। और इन सब चीजों से बढ़ेगा तो फिर देश की राजनीतिक समीकरण क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मानते हो। अब देखो नेक्स्ट कि व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री यूज करता है, ठीक है। व्यवहार में यूज करता है। प्रधानमंत्री संसद के जिस सदन का सदस्य होता है वह स्वतः उस सदन का नेता माना जाता है। मतलब मान लो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का सदस्य हो सकता है। अगर मान लो राज्यसभा के मनमोहन सिंह थे, ठीक है, राज्यसभा के मनमोहन सिंह थे और वो पीएम बने थे, तो राज्यसभा में उस सदन का नेता कौन माना जाएगा, वही मनमोहन सिंह माने जाते थे या माना जाएगा अगर कोई बनता है तो। और दूसरे सदन में वह अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो दूसरे सदन का नेता होता है। तो मान लो राज्यसभा में वो थे तो राज्यसभा का, लोकसभा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि, दूसरे सदन का नेता बोला जाता है, ठीक है। वह विदेश के भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधि माना जाता है। तो हमने अभी तक क्या बताया, एक ब्रीफ करते हैं। हमने बताया कि पीएम का कार्य क्या है या शक्तियां क्या है, जिसके बारे में बताया था। तो हमने बताया कि ये मंत्रिपरिषद का क्या है, जीवन मरण का केंद्र है, पहला बताया। दूसरा बताया, इसी में बताया कि
इनकी शक्तियों पे सीमाएं भी हैं, लगाए जा सकते हैं, सीमाएं भी हैं, जाति धर्म और ये इसका। दूसरा हमने बताया, दूसरा इसको पीछे हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियां को यूज कौन करता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की जो शक्ति है वो कौन यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर बताया। तीसरा हमने बताया था कि जो इसी में तीसरा हमने बताया था कि जिस सदन का वो चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, जिस सदन में होता है उस सदन का वो नेता माना जाता है, ठीक है। और जिस सदन में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है उस सदन का दूसरा नेता माना जाता है, ठीक है। तीसरा इसमें चौथा हमने बताया था कि भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है, पीएम करता है। ये इसके कार्य हैं, शक्ति हैं, ठीक है। अब आ जाए प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में। जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर की स्थिति बोला था वैसे ही प्रधानमंत्री की स्थिति, तो ऐसा नहीं कि कहानी एक दूसरा लेके आओ, स्थिति पूछे तो स्थिति ही बताना है, ठीक है। कार्य और शक्ति अलग है, स्थिति अलग है। तो प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक प्रमुख है, ये ऐसी स्थिति है, ठीक है। ऐसी स्थिति है कि क्या वास्तविक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट है। क्यों ऐसा है कि वास्तविक है, तो आर्टिकल 74(1) को उठा के जब देखेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग कौन किया करता है, वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत में ब्रिटिश पद्धति पे आधारित क्या है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। ब्रिटेन के आधार पे संसदीय लोकतंत्र को भारत ने अपनाया है, जिसके आधार पे प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करता है कि प्रेसिडेंट नाममात्र का अधिकारी है और वास्तविक प्रमुख कौन है, पीएम है। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो क्या भारत का प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह है, क्वेश्चन मीन्स में क्या तानाशाह है, निर्वाचित? बोलोगे भैया कि ठीक है, ये तो कह सकते हैं कि पीएम के पास वास्तविक शक्ति है, लेकिन वो तानाशाह नहीं माना जा सकता है। उनके ऊपर अनेक सीमाएं हैं, और सीमाएं क्या हैं वो देख लेते हैं। वास्तविक शक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि तानाशाह हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, अमेरिका की तरह तानाशाह हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सीमाएं भी हैं। तो पहला सीमा क्या होगा कि न्यायपालिका है, हमारे पास न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और वो स्वतंत्र न्यायपालिका सीमा लगाती है कि अगर कोई, मान लो मंत्रिपरिषद कोई तानाशाही अधिनियम बना दिया, विधि बना दिया, उसको रद्द कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। नियंत्रण कर सकती है कार्यपालिका को क्या कर सकते हैं, ये नियंत्रित कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है। और न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस होता है इसमें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि देखो, सीधा है कि तानाशाह क्यों नहीं हो सकता। तानाशाह लिखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, आप लोग मैनेज करिएगा जो लोग जानते हैं, ठीक है। तानाशाह में देखो, पहले में क्यों नहीं हो सकता है कि संविधान हमारा सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, और संविधान सर्वोच्च है तो उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसी प्रावधान के अनुसार पीएम को चलना पड़ेगा। ये तो स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यायपालिका है। तीसरा क्या है, पुलिस है। चौथा क्या है, हमारा सामाजिक संगठन है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सीमाएं लगा सकते हैं, तानाशाह नहीं होगा। अगर तानाशाह होगा, प्रेस इसको क्या करेगा, क्रिटिक करने लगेगा, आलोचना करने लगेगा। न्यायपालिका कोई विधि बना रहा है उसको रद्द कर सकता है, और जो प्रावधान दिया गया है उसी के आधार पे आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप तानाशाही कोई भी कर सकते हैं यूएस की तरह, ठीक है। तो ये आधार था। और ये भी एक और बात इसमें बोला गया था जो छोड़ दिया कि तानाशाह नहीं हो सकता है, इसलिए कि पीएम का समय निश्चित है, 5 साल है। 5 साल के बाद अखाड़े में तो आना ही है भाई। अखाड़े में अगर आएंगे चुनाव में तो फिर जनता क्या है, संप्रभु है, और जनता इनको लोकतंत्र का वास्तविक मूल्य बता देगी, है कि नहीं, चुनाव में। तो ये हमारा क्या है, तानाशाह नहीं हो सकता, ये सब हम बोल सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का पद अनेक कारकों पर निर्भर करता है, चर्चा कीजिए क्वेश्चन।
देखो ये हम सीधे सीधे मेंस के क्वेश्चन उठाए हैं और हो सकता है कि यही क्वेश्चन देखने को मिले थोड़ा सा इधर उधर उठे। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद अनेक कारकों पे निर्भर करता है, चर्चा कीजिए। तो कारक कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री के दल की स्थिति, उनकी दल की स्थिति कैसा है लोकसभा में, उस पर निर्भर करता है। और दल के भीतर प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री की व्यक्तित्व कैसा है, जनता में उसकी लोकप्रियता कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रधानमंत्री के दल की स्थिति, दूसरा दल के भीतर प्रधानमंत्री की स्थिति, तीसरा बताया कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और जनता में उनकी लोकप्रियता कैसा है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये तीन तो बड़ा सिंपल सा है जो कि हम लोग सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री के पद के बारे में भारत में कोई निश्चित टिप्पणी करना कठिन है, ऐसा हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कि और भी परिस्थितियां हैं जिन पर निर्भर करता है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में अगर कहें तो प्रधानमंत्री का जो पद है वह शक्तिशाली बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि वो वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन अब जरा देखो कि गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब ये भी दूसरा क्वेश्चन है, हम इससे पहले बोले थोड़ा समझ के चलो, टाइम लगे मैनेज करना, लेकिन समझ लिया एक बार तो झंझट खत्म। भारत में प्रधानमंत्री का पद अनेक कारकों पर निर्भर करता है। हमने बता दिया कि ऐसे आप कारक में चाहे ऐसे चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के आप जैसे भी दिखा लो, ये 3 कारक बता दिया। फिर बोला कि हमने कि गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अब डिटेल में जाएंगे कि गठबंधन की राजनीति प्रधानमंत्री को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। क्या कमजोर कर देता है? तो कमजोर कर देता है, चर्चा कीजिए। तो ये भी चर्चा करने के लिए मेंस में आ सकता है। कैसे कमजोर कर देता है? कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। गठबंधन की राजनीति हो तो गठबंधन में मान लो कि बीजेपी है और आरजेडी है, इन दोनों की गठबंधन हुई, ठीक है। अब कुछ सीटें इनकी, कुछ सीटें इनकी, इसमें जो भी जिसके भी दल का, जैसे आरजेडी का नीतीश चुने गए, तो नीतीश कुमार को स्थिति का डिपेंड करता है कि बीजेपी जब तक सपोर्ट करे तब तक ये सीएम रहेंगे। वैसे ही केंद्र में भी हो सकता है, मैंने तो ये स्टेट का एग्जांपल लिया। अब जब तक बीजेपी सपोर्ट करे तब तक, अगर बीजेपी अगर इससे समर्थन वापस ले ले तो उनका खट से जो चेयर है, कुर्सी है, गिर जाएगी, स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। कैसे? कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना हो, मंत्रिपरिषद के निर्माण करना हो तो गठबंधन जिनके साथ किया है, गठबंधन किया है, उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा कि नहीं। मान लो कि एक्स कोई दल है, वाई दल है, ये दोनों, अच्छा ये ध्यान रखना दल का नाम नहीं लेना कभी भी एग्जाम्पल देना है तो, ठीक है। एक्स वाई कर सकते हो ऐसे, लेकिन किसी दल का नाम नहीं लेना है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं होना देना कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो, ठीक है ना, नहीं तो हो जाएगा संकट। तो एक्स दल है, वाई दल है, दोनों मिलकर गठबंधन किया और प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई आदमी, ठीक है, जेड बन गया। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा है कि वाई वाला बोल रहा है, अब इन लोगों की सहमति, पहले सहमति कहाँ, जो अच्छे अच्छे पद हैं उसको लेके होगा कि पीएम कौन बनेगा। तो पीएम में डिसाइड हुआ कि जिसके पास सीट ज्यादा है उसका पीएम बनेगा। तो एक्स का सीट ज्यादा था, जेड पीएम बन गया। तो वाई बोल रहा है कि ऐसा है, अब हमको गृह मंत्री हमको दो। तो वाई कहा ठीक है, हम गृह मंत्री तुमको दे रहे हैं। तो होम मिनिस्टर बन गया कौन? वाई का बन गया। अब काउंसिल बनाया जा रहा है। अब काउंसिल बनाया रहा है तो कह रहा है कि कोई खाद्य वाला बोल रहा है या आईटी वाला बोल रहा है कि हमको, वाई वाला बोल रहा है कि हमें दे दो, एक्स वाला कह रहा है नहीं तुमको नहीं देंगे, हम देंगे। अब ये बंटवारा हो रहा है। जबकि एक दल होता तो जिसको चाहता उसको प्राइम मिनिस्टर देता, लेकिन अब यहाँ गठबंधन है तो उसकी मजबूरी है कि वाई की भी सुननी पड़ेगी। तो मंत्रिपरिषद में उसको उसके मन मुताबिक कुछ सीटें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के दल में समय कर जो सामंजस्य है उसको बैठाने में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, ठीक है। और सरकार का जो संचालन होता है उस संचालन में साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे होता है कि ऐसा है 5 वर्ष का, देखो भैया हम लोग का सत्ता हो रहा है, 2.5 साल तुम प्रधानमंत्री बनो एक्स का और 2.5 साल हम वाई के प्रधानमंत्री होंगे। इस आधार पे क्या भी है, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री का क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ये हम लोग बात की है उसकी कमजोरी की बात। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? मंत्रिपरिषद के। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद क्या है? एक बड़ी संस्था है, ये ध्यान रखना जब भी रिप्रेजेंट करने को आए। तो ये है मंत्रिपरिषद,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और ये है मंत्रिमंडल, ये है मंत्रिमंडल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इसमें। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, और सभी मंत्री में कौन होते हैं, ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, और उप मंत्री। ये 4 लोग होते हैं एक मंत्रिपरिषद में, ठीक है। और ये एक बड़ी संस्था होती है मंत्रिपरिषद, आप समझ रहे हो। राज्य मंत्री कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है। तो राज्य मंत्री का अर्थ ऐसा नहीं है कि प्रांत का मंत्री होगा, नहीं, ये मत लगाना। तो ये प्रांत का मंत्री नहीं होगा, राज्य मंत्री बोलने का मतलब ऐसा मंत्री जिसको किसी मंत्रालय का एक या 2 विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है। कोई मंत्रालय है, उस मंत्रालय का एक विभाग हो या 2 विभाग हो या जितने भी विभाग हो, उस विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। ये राज्य मंत्री होता है। तो भैया हमारा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये एक दर्जा प्राप्त है, ठीक है, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसको भी, स्वतंत्र प्रभार को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख होता है। वह अधिकार पूर्वक मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मंत्रिमंडल में बैठक में भाग ले सकता है। समझो क्या है जो राज्य मंत्री बताया था। राज्य मंत्री अगर स्वतंत्र प्रभार का नहीं है तो वो मंत्रिमंडल के भाग में ले सकता है, और वो मंत्रिमंडल में बैठक होगा तो उसमें भाग लेगा राज्य मंत्री, और वो मंत्रालय का भी क्या होता है, प्रमुख होता है। ये भी बात बोला राज्य मंत्री। लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो वो मंत्रालय का प्रमुख तो होगा, लेकिन वो मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेगा। स्वतंत्र प्रभार में भाग नहीं लेगा, इसमें मंत्रिमंडल के बैठक में। लेकिन हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको दे दे, आमंत्रित कर दे, तो वो मंत्रिमंडल के बैठक में क्या करेगा, भाग ले लेगा। बात समझ रहे, ठीक है। अब आ जाओ उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है, ये एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय विभाग के कैबिनेट मंत्री और मंत्री का क्या होता है। तो जो कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उस मंत्री का क्या होता है, सहायक होता है, उसे क्या बोलते हैं, उप मंत्री बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। मंत्रिमंडल के बारे में, तो मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है जो एक मंत्रालय का प्रमुख होता है, ठीक है ना। और जबकि राज्य मंत्री में बोला था कि वो पूरा मंत्रालय का नहीं होके क्या होगा, एक विभाग या 2 विभाग का हो सकता है। जबकि स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार का, तो वो भी एक विभाग का या 2 विभाग का या 3 विभाग का हो सकता है, लेकिन वो मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन मंत्रालय का अगर पूरा सर्वो होता है, वो कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। तो सरकार, मंत्रालय और विभाग, ये डिवीजन है सरकार का। से नीचे कौन, मंत्रालय, और मंत्रालय के नीचे विभाग होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक मंत्रिपरिषद का आकार, वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, और आईएएस में पूछा जा सका कि 91वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, 2003 में। इसमें मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था। तो संघीय लोकसभा में देखें तो लोकसभा में कुल 15% निर्धारित किया गया, अधिकतम मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। मंत्रिपरिषद में लोकसभा का 15% हो सकता है, लेकिन इन 15% में प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर। और वैसे ही विधानसभा में भी 15% बन सकते हैं, और विधानसभा में 15% बन सकते हैं, और उसमें सीएम होता है। इसमें न्यूनतम कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, ध्यान रखना। लोकसभा में न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है मंत्रिपरिषद का, याद रखना। लेकिन विधानसभा में 12 मंत्री निर्धारित है। कौन सा संविधान संशोधन, 91। ध्यान रखना, ये न्यूनतम वाला। लगता है कि आपको याद होगा कि नहीं। अब चलो नेक्स्ट, टाइम बहुत हो रहा है। यदि मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो दोनों स्थिति में देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाए, तो फिर इस पे कहा जाएगा कि दोनों स्थिति में देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जब भी पूछा जाए तो, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मंत्रिपरिषद अत्यधिक विशाल हो जाए तो क्या समस्या पैदा होंगी। समस्या पैदा होगी कि सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाएगा, और विशाल संख्या में मंत्री होने में उनके बीच सामंजस्य क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तालमेल गड़बड़ हो जाएगा, गतिरोध उत्पन्न होगा। तो बड़ी मंत्रिपरिषद होने के नुकसान ये हैं। अगर छोटा हो जाए तो क्या समस्या उत्पन्न होगा,
छोटा हो जाएगा तो राजनीतिक शक्ति का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, जो देश को कहाँ ले जाएगा, तानाशाही की तरफ ले जाएगा। अगर छोटा हो जाएगा मंत्रिमंडल तो कुछ ही लोग, 2 ही लोग हो जाएंगे तो तानाशाही होगा। अगर 50 लोग हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 50 लोग हैं तो 50 लोग का तर्क वितर्क होगा और जो उसमें बेहतर समाधान निकलेगा उसको लागू किया जाएगा। लेकिन 2 लोग होंगे, 2 लोग के अपने तर्क पे तानाशाह, उनकी अपनी व्यक्तित्व के आधार पे तानाशाह भी हो सकता है। ऐसा होने पे अगर छोटा आ जाएगा तो मंत्रिपरिषद के पास अनेक मंत्रालय हो जाएंगे। अगर छोटा हो जाता है तो एक मंत्री के पास अनेक मंत्रालय होगा और उसका देखभाल नहीं कर पाएगा, कुशल रूप से देख नहीं पाएगा, प्रभावी तरीके से निरीक्षण नहीं कर पाएगा, तो हो जाएगा ना लोचा। जो जनता संप्रभु होकर उनका चुनाव किया है उनका जनहित में प्रयोग कर नहीं पाएगा, उनके उनके समस्याओं कष्टों को निवारण नहीं कर पाएगा, समय नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारे हैं इस पे क्वेश्चन सोच के। तो अब आते हैं कि कौन बनेगा मंत्री। ऐसे तो हमें लिखना चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन मंत्री लिखती है कौन बनेगा मंत्री। यहाँ हम लोग कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, मंत्री की बात बोल रहे हैं। पॉलिटी है तो पॉलिटी में मंत्री ही बनाएंगे। ऐसे बोरिंग हो जाता है ना लेक्चर्स, इतना लंबा करते करते ना, लगता है ना। आप लोग मैसेज करके बताइएगा कुछ कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे भी हम लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो बांट के नहीं, एक साथ करते जाए ना। 1.5 घंटा, यहाँ तक तो 2.5 घंटा लेक्चर लोग पढ़ाते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि 1.5 घंटा के करीब में निपट जाए। अगर कोई लंबा हो गया तो अलग ही बात है, और हम मान के चलें कि 2 घंटा का लेक्चर आप लोग को देंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, फुटकर में आप लोग को वीडियो यूट्यूब पे है, फुटकर में चाय पीजिए तो 15-20 मिनट आधा घंटा देख लीजिए, खाना खाइए तो आधा घंटा देख लीजिए भाई। ब्रेकफास्ट करते होगे, लंच करते होगे, डिनर करते होगे, अगर इसमें 30-30 मिनट का भी दोगे तो एक दिन का वीडियो केवल ही अपने टाइम में खत्म हो जाएगा, और तो आपका पढ़ने का टाइम बचा ही है। तो ये भी मैनेज करने का एक तरीका है। किसी सांसद या सांसद बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कोई सांसद हो और सांसद की मतलब राज्यसभा और लोकसभा की योग्यता रखने वाले को मंत्री बनाया जा सकता है। यदि किसी गैर सांसद को मंत्री बनाया जाता है, वो सांसद निर्वाचित नहीं है, गैर व्यक्ति को क्या कराया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे जो भी मंत्री बनाया जाता है, तो उसको 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बन जाना चाहिए। चाहे राज्यसभा का सदस्य बन जाए, चाहे लोकसभा का सदस्य, 6 माह के भीतर बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो फिर वो मंत्री पद पे नहीं बना रह सकता, 6 माह के अंदर बनना ही है। अब आ जाओ आर्टिकल 75(2) में क्या बोलता है। 72(5)(2) बड़ा लंबा बोल रहा है, लेकिन हम सिंपल से समझें कि जितने मंत्री होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं। अतः अगर 75(2) तो जो व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो व्यक्ति मंत्री बनने पे क्या प्रेसिडेंट प्रसाद पर्यंत क्या होता है, पद धारण करता है। तो वो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री बनता है वो व्यक्तिगत रूप से वो प्रेसिडेंट की तरफ उत्तरदायी होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रेसिडेंट की तरफ, प्रेसिडेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रेसिडेंट के लिए कौन से आर्टिकल में बोला गया, 75(2) में। ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो प्रेसिडेंट की तरफ लिए उत्तरदायी होता है। वही 75(3) क्या बोलता है, 73(5)(3) बोलता है कि मंत्रिपरिषद, अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ध्यान रखना, ठीक है। और हमने बोला 198 अगर नियम संख्या है तो गूगल पे डाल के चेक कर लेना, एक लोकसभा का नियम संख्या 198 चेक करना, उसको पढ़ना आप लोग। अब हमें भी चेक करना था, नहीं चेक किया, ठीक है। लिख तो दिया, लिखा हुआ है होता है वो भी प्रकट, बट आप लोग चेक कर लेना। तो 75(2) बोलता है कि ये सिद्धांत क्या है, व्यवहार में अगर कहें तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 75(2) तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये प्रेसिडेंट की तरफ उत्तरदायी होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल भी जिक्र कर दिया है, ठीक है। तो आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कौन नियुक्ति करता है, कार्यपालिका की शक्ति बताया था ना उस दिन, ये इसी का नाम बोल रहे थे जो। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है, प्री के लिए, ठीक है। और इससे संबंधित प्रावधान हमने आर्टिकल में लिखा था 76, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा था।
76 पाया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संबंधित प्रावधान किसमें है? 76 में है। और ये भाग 5 में आता है, ये भी ध्यान रखना। और कार्यपालिका के अंतर्गत योग्यता क्या है? योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अभी तक शायद पूछा गया कि नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। तो प्रावधान किसमें किया गया है? संविधान का योग्यता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होना चाहिए। कार्यकाल क्या है? वो राष्ट्रपति की पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ध्यान रखना, प्रसाद पर्यंत धारण करने वाला पद सबसे ज्यादा अगर उसमें अटॉर्नी जनरल है तो उसको मारना जरूर। वो ऐसा नहीं है कि पद में आप मंत्रिपरिषद या पीएम को मार दोगे, नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके कार्य क्या है अटॉर्नी जनरल के? तो कार्य ये है कि विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। कभी देखना ना कि स्टेट का वो, जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ एडवोकेट स्टेट के लिए बोला जाता है, भारत का अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। तो जब भी स्टेट सरकार का कोई केस लड़ रहा होगा तो उसको रिप्रेजेंट या पक्ष प्रस्तुत कर ज्यादातर करते हैं यही अटॉर्नी जनरल, या अगर स्टेट की बात करें तो महाधिवक्ता करता है, ठीक है ना। भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह कौन देता है? कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। और कोई भी राष्ट्रपति विषय सौंपता है, उसके लिए कार्य सौंपता है, तो वो अटॉर्नी जनरल को कार्य करना होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। तो 3 कार्य बताया कि भारत सरकार का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। कानून, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। जबकि स्टेट को सरकार को कौन देगा? अधिवक्ता देगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने वाला कोई अन्य कार्य करना भी किसके द्वारा? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का वेतन, ये क्वेश्चन प्री में पूछा था, बहुत लोगों ने गलत किया था। संविधान के अनुसार वही अरे वेतन जो दिया जाएगा, बोलने में कभी टंग हमारा फंसता है, और वेतन दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित। तो वेतन का निर्धारण कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है, ये ध्यान रखना, संसद नहीं करता है, बहुत केयरफुल्ली, अटॉर्नी जनरल का। और वर्तमान में उसे सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन के बराबर दिया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके वेतन के बराबर अटॉर्नी जनरल को वेतन दिया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ कि क्या इसके कार्य हैं। कार्य में हमने 3 बताए थे ना, तो उधर में एक बताया था कि पक्ष रखता है भारत सरकार का। दूसरा क्या, ये बताया था कि दूसरा हमने बताया था कि भारत सरकार का पहला पक्ष, दूसरा क्या, दूसरा था, याद कर रहे थे, पक्ष में दूसरा था कि भारत सरकार को क्या करेगा? सलाह देगा। और तीसरा क्या, तीसरा बताया था कि प्रेसिडेंट कोई कार्य उसको सौंपे अटॉर्नी जनरल को, वो कार्य करेगा। और उसी भारत की सभी शक्तियां में देखें तो शक्तियों में है क्या कि उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। किसको? अटॉर्नी जनरल को। वह एकमात्र लोक अधिकारी होता है जो संसद की कार्रवाई में भाग भी लेता है, ठीक है, और बोलता भी है, लेकिन मतदान नहीं करता है। तो संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार किसको है? अटॉर्नी जनरल को है, लेकिन वो मतदान नहीं करता है। अच्छा, ये क्यों भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं करता है? इसके ऊपर सोचना है आपको। और दूसरी बात है कि ये संसद में कार्यवाही में भाग ही क्यों लेता है? इसके ऊपर आप सोच के हमें जरूर बताइएगा जब भी होगा, चाहे मैसेज करके। जो अच्छा आंसर देगा हम समझेंगे कि हाँ, पढ़ाई सही है, चल रही है। इस पे सोचना, नहीं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। जब थक जाना सोच के, तब उससे संसदीय समिति का सदस्य भी नियुक्त किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल को भी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। प्री में एक अलग ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो संसदीय समिति का सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है। जो महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं ले सकता, भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस है उसके विपक्ष में नहीं लड़ सकता है। कानूनी सलाह दे सकता है, लेकिन वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। कहने का मतलब कि वो भारत सरकार के विपक्ष में केस नहीं लड़ सकता है, और न ही कानूनी सलाह दे सकता है किसी को भारत सरकार के खिलाफ। और तीसरा क्या है कि वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसमें दूसरी पार्टी सरकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं कैग के ऊपर। कैग से तो क्वेश्चन भरमार पूछ चुका है। तो कैग भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो कैग लोक वित्त का क्या कहा जाता है? संरक्षक बोला जाता है के लिए।
अंबेडकर ने कैग को संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी माना था। तो पूछा जा सकता है कि अंबेडकर ने संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी किसको माना था? तो कैग को माना था। और आर्टिकल 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है कैग की। कौन से आर्टिकल? 148। योग्यताएं क्या होना चाहिए? तो योग्यताएं के बारे में कैग अधिनियम 1971, जब भी आप योग्यता लिखो तो इस अधिनियम को जरूर लिखो। 1971 के तहत क्या दिया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लोक वित्त का विशेषज्ञ होना चाहिए, या लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए, या न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक अधिकारी रह चुका हो, तो वो कैग चुना जाएगा। ठीक है ना? तो ये या करके हैं, 3 हैं। लोक वित्त का विशेषज्ञ होना चाहिए, लोक लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए, न्यूनतम 10 वर्षों तक लोक अधिकारी रह चुका होना चाहिए। अब कार्यकाल क्या होना चाहिए? तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो पहले होगा उससे, अगर मान लो कि 65 उसका 3 साल पे ही पूरा हो जा रहा है, तो फिर वो 65 की आयु पे क्या हो जाएगा? उसकी कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। तो 6 और 65 में से कोई भी आ जाए कैग में, वो उसका कार्यकाल होगा। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि इनकी पदमुक्ति कैसी होगी? तो जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वो हम डिटेल में जब सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, वैसे ही कैग को हटाया जा सकता है। तो वेतन इनका भी जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दिया जा सकता है, दिया जाता है वेतन। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ठीक है? और ये किस पे दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि पे भारित होता है। भारत के संचित निधि पे भारित होता है। ठीक है? भारत की संचित निधि पे भारित होने का मतलब है कि उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कम नहीं किया जा सकता, जितना कार्यकाल है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अब शक्तियां और कार्यकाल देख रहे हैं किसका? कैग का। तो कैग का शक्तियां क्या है कि वह भारत सरकार की लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। अर्थात संचित निधि जो है भारत का, आकस्मिकता निधि है और लोक लेखा निधि है, इन तीनों का परीक्षण कौन करता है? ये कैग करता है। तो जितने निधि हैं, 3 प्रकार की निधि है, आगे बताएंगे कौन से आर्टिकल में, ये तीनों निधि का कौन करता है? परीक्षण करता है। साथ ही साथ राज्य सरकार की लेखाओं का क्या करता है? लेखांकन करता है और लेखा परीक्षण करता है। तो केंद्र का करता है, साथ ही साथ स्टेट का भी करता है। जितनी सरकारी कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, उनके लेखा परीक्षण कौन करता है? ये करता है। अगर किसी निजी, ये भी ध्यान रखना, किसी निजी निजी कंपनी में अगर सरकार का कुछ शेयर राजस्व है उसमें, तो लागू है, तो उसका भी लेखा परीक्षण कर सकते हैं। कौन? कैग कर सकता है। जितने भी निगम है, कंपनी, संसद द्वारा कानून बना के निगम है, उनका लेखा परीक्षण कर सकता है। जब निगम का जितने कॉर्पोरेशन है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, उस निगम के कानून में अगर इसका कैग का बोला गया हो कि परीक्षण कर सकता है, तभी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। कानून में होना चाहिए, संसद के कानून में। तो कैग 2 प्रकार का लेखा परीक्षण करता है। कौन कौन? वैधानिक लेखा परीक्षण और दूसरा निष्पादन लेखा परीक्षण। तो वैधानिक लेखा परीक्षण क्या होता है? वैधानिक लेखा परीक्षण ये होता है कि यह देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से वैधानिक लेखा परीक्षण में जिस उद्देश्य से सरकारी धन जारी किया गया था, उसी उद्देश्य में खर्च किया गया है कि उसके इतर किया गया है। तो जिस उद्देश्य से, एम से जो धन खर्च किया गया है, वो एम है कि नहीं, ये वैधानिक लेखा परीक्षण में। निष्पादन लेखा परीक्षण में क्या किया गया है कि ऐसा तो नहीं है कि जो धन दिया गया है वो उसका निष्पादन अच्छे से नहीं किया गया है, अर्थात कहीं धन की बर्बादी तो नहीं की गई है। वो बर्बादी को किसमें देखा जाता है? निष्पादन लेखा परीक्षण में। तो वैधानिक में उद्देश्य को परिपूर्ण कर रहा है वो देखता है, निष्पादन में ये देखता है कि बर्बादी तो नहीं किया गया, इसका परीक्षण करता है। कैग की रिपोर्ट कैसे सौंपा जाता है? तो कैग सौंपेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? संसद को, संसद किसको देगा? लोक लेखा समिति को देगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा के। और ये लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट पे विचार करती है। तो समझ गए? तो कैग रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको सामने रखता है? संसद के सामने। संसद किसको भेजता है? लोक लेखा समिति या पीएससी को। ठीक है? और वो कैग की रिपोर्ट की क्या करता है? जांच करता है। यद्यपि अगर देखें तो कैग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का पे कोई नियंत्रण नहीं करता, नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन व्यवहार में 2 महत्वपूर्ण कारणों से ये भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। तो प्रत्यक्ष रूप से देखें कैग नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन 2 व्यवहार रूप से भ्रष्टाचार रोक सकता है। क्या है? तो कैग की रिपोर्ट के आधार पे न्यायालय में पीआईएल दायर किया जा सकता है। तो एक ये आधार होगा। दूसरा क्या है कि भारत के नियतकालिक चुनाव की व्यवस्था है।
अगर कैग ने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है तो वो जनमत क्या उस सरकार के विरुद्ध जा सकता है। तो इस आधार पर देखा जा सकता है कि वो भ्रष्टाचार रोकने में सफल हो सकता है। ठीक है, आलोचनाएं क्या किया जाता है, तो आलोचनाएं पाल एलबी के द्वारा किया गया था। बहुत आलोचना किया गया था। क्या आलोचना किया गया था कि कैग जैसी संस्थाएं प्रशासनिक जितने अधिकारी होते हैं उनका मनोबल गिरा देती है। क्यों? क्योंकि वो निर्भीक पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जितने जितने निरीक्षण होता है वो कौन करेगा? कैग करेगा। तो ये पाल एलबी ने बोला कि प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिरा देता है और वो निर्भीकता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते, जिससे प्रशासनिक दक्षता में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, दूसरा है कैग का दृष्टिकोण कानूनी होता है, जब कानूनी और वित्तीय होता है, जबकि जो प्रशासन होता है, प्रशासक होते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। इस आधार पर आलोचना किया जाता है। तीसरा आलोचना किया जाता है कि ये भ्रष्टाचार पे प्रभावशाली तरीके से रोक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये पश्चातवर्ती है, जब पैसा खर्च हो जाता है तब निरीक्षण करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आलोचना किया जाता है। और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो पदनाम है वो केवल मिसनॉमर है इस पे, क्योंकि नियंत्रक लिखा गया है लेकिन वाकई में नियंत्रक नहीं है। ठीक है, केवल लेखा परीक्षक होता है, तो ये मिसनॉमर भी है, तो इसके आधार पे भी इसकी आलोचना किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा आज का लेक्चर खत्म हो गया। इतना देर झेलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट में मिलते हैं। चलिए।